नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। लोकसभा चुनाव के बीच पार्टी नेताओं का दल बदल का दौर जारी है। इसी कड़ी में अब सपा, कांग्रेस और बसपा के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, जिन्हें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी ज्वाइन करने वालों में कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता जीशान हैदर, सपा के पूर्व मंत्री मुकेश सोनकर और सपा पूर्व प्रदेश सचिव प्रदीप सिंह बब्बू शामिल हैं। और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में जनसभा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा में पहुंचे। जनसभा में सीएम योगी शामिल हुए और सीएम ने जनसभा को यहां पर संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। पालिका अध्यक्ष जीजक अमित तिवारी जी, आज के इस पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला संखवार जी, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित शंकरगंज झीझक के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे बाबा धर्मगढ़ के इस पुण्य धरा पर आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले इस पावन धरा को नमन करता हूं। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में जिन अमर बलिदानियों ने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया था, ऐसे सभी अमर बलिदानियों को भी नमन करते हुए उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में परसों आपको मतदान करना है। अब तक के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। आधा चुनाव संपन्न हो चुका है और बहनों और भाइयों, पूरे देश में एक स्वर से स्वीकार किया है कि फिर एक बार जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव अलग अलग चरणों में पूरे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे आवाज आ रही है कि अब की बार 400 पार। और झीझक के अंदर आपका उत्साह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का वह संकल्प पूरा होने वाला जो हमने मोदी जी को कहा है कि 80 लोकसभा सीट पर 80 कमल खिलेंगे और 80 कमल की उत्तर प्रदेश की माला मोदी जी के गले में पड़ेगी। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका। गर्मी की परवाह के बगैर पंडाल में जगह नहीं मिला तब भी खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है और विजयश्री से सुब्रत पाठक के गले में डाल करके मोदी जी के साथ कार्य करने के लिए उन्हें दिल्ली भेजना है। बहनों और भाइयों, ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है। हम नए भारत को देख रहे हैं, एक ऐसा भारत जिस भारत में आज सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, और जिस भारत में विकास है तो विरासत भी है। आपकी आस्था का सम्मान है। याद करिए अयोध्या में राम मंदिर के लिए समाजवादी पार्टी गोली चलाती थी राम भक्तों पर, और भाजपा की सरकार आई, आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। मुझे एक बात बताओ, झीझक के कितने लोग थे जो लोग अयोध्या में अब तक दर्शन करके आ गए हैं?
काफी बड़ी संख्या में लोग गए हैं और मैं यहां पे कहूंगा श्रीमती पूनम संखवार जी से भी और श्री सुब्रत पाठक जी से भी कि चुनाव के बाद मौका निकाल करके एक बार दर्शन कराने के लिए इन लोगों को जरूर लेके चले जाइए थोड़ा। बहनों और भाइयों, एक नई अयोध्या का दर्शन हो रहा है। अरे ये लोग तो धन्य हुआ। दूसरे लोग में अपने पूर्वजों को बताने के लिए भी हम लोग कह सकते हैं कि आपकी आस को, आपके संकल्प को हमने अपनी आंखों के सामने, हमारे वोट ने उसको पूरा करने में योगदान दिया है। आप भी कह सकते हैं उन तक जब जाएंगे, ये जवाब देने के लिए आपके पास उस समय वक्त होगा। कह सकते हैं कि देखिए आपका जो संकल्प था, उस संकल्प को हमने अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखा है और इसमें हमारा भी योगदान है। आपका योगदान इस रूप में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की दोनों सरकारों को आपके वोट से बनाने में योगदान मिला है, आपका वोट मिला है, तब सरकार बनी है। और इसीलिए अयोध्या में भगवान राम का जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा हुआ है, प्रभु राम विराजमान हो गए। 500 वर्षों की अद्भुत घटना घटित हुई है और बहनों और भाइयों, 500 वर्षों की इस अद्भुत घटना के लिए 500 वर्षों में पहली बार प्रभु राम ने अपनी जन्मभूमि पर होली भी खेली है और अपना जन्मदिन भी मनाया है। पहली बार भगवान राम का सूर्य तिलक भी हुआ है। बहनों और भाइयों, ये अद्भुत घटनाएं कभी कभी घटित होती हैं और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इस नए भारत में सब कुछ देख पा रहे हैं। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि ये नया भारत, बहनों और भाइयों, ये नया भारत केवल बोलता ही नहीं है, करके दिखाता भी है, करके दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तब समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे ना, बोलते थे ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इनके समय में अयोध्या में आतंकी हमला हुआ था ना, एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाएंगे और दूसरी तरफ आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेंगे। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और इसीलिए हमेशा मिलकर के फिर जोर आजमाइश करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, वह सौगंध याद रखना कि सौगंध राम की खाते हैं, यही खाते थे ना, आज तो पूरा हो गया है। अब भारत के निर्माण के लिए, नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प पूरा देश ले रहा है, उस संकल्प के साथ जुड़ने का अवसर आ गया है। बहनों और भाइयों, यही अंतर है कांग्रेस सपा में और बीजेपी में। बीजेपी का संकल्प देश के खातिर है, देश के नाम पर है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए। आत्मनिर्भर और विकसित भारत इसलिए जिससे आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को खुशहाल जीवन दे सकें। उनको सत्ता इसलिए चाहिए कि कांग्रेस के परिवार को, सपा के सेफई परिवार को धन संपदा से परिपूर्ण करके अपने परिवार के लिए वे चुनाव लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के हित के लिए, वे परिवार के हित के लिए, ये राष्ट्र के हित के लिए चुनाव लड़ना चाहती है। और इसीलिए राष्ट्र के हित के लिए लड़े जाने वाले इस चुनाव में
आपका समर्थन लेने के लिए हम लोग आए हैं आपके पास। समाजवादी पार्टी के समय में क्या हालत थे प्रदेश के? हर तीसरे दिन दंगे होते थे, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, गुंडागर्दी का आलम यह था कि प्रदेश में बेटियां पढ़ने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहां छात्रों के छात्रावास में रहने के लिए मजबूर होती थी। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है और नए भारत में आप देख रहे होंगे नया उत्तर प्रदेश आज कहता है कि माफिया और अपराधी के लिए प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज माफिया और अपराधियों को उनकी जगह ठीक बता दिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की संवेदना किसके प्रति है? याद करिए, परम राम भक्त प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु होती है और कल्याण सिंह जी की मृत्यु होने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने एक भी संवेदना के शब्द नहीं व्यक्त किए। तो कन्नौज से सीएम योगी को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की और साथ ही साथ पुरानी सरकारों पर भी जमकर निशाना उन्होंने साधा, विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए वो नजर आए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में जनसभा का आयोजन, जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह ने जनसभा को यहां पर संबोधित भी किया। ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। ये दूर के पेंडाल में भी अंत तक सभी लोग हाथ उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित डॉक्टर उमेश यादव जी, हमारे गुलबर्गा के सांसद बेक्करी जनार्दन रेड्डी जी, एवीएन रेड्डी जी, एम शशिधर रेड्डी जी, के एम रत्नम जी, एन मल्ला रेड्डी जी, के माधव रेड्डी जी, बुक्का नरसिम्हा रेड्डी जी, रामा रंगा रेड्डी जी, गुम्मंडी रामचंद्र रेड्डी जी, काशी रेड्डी भास्कर रेड्डी जी, बुनेती मारुति किरण जी, पी नवीन कुमार जी, श्री विट्ठल जी, बहन सुनीता रेड्डी जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे मेरे मित्र और भाजपा के सांसद के प्रत्याशी डॉक्टर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के लिए जोर से ताली बजाइए सभी लोग। और आज चेवल्ला की इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले चिलकुर बालाजी मंदिर में बैठे हुए भगवान बालाजी को मैं प्रणाम करता हूं। श्री सेवालाल जी महाराज, अम्मापाली मंदिर, उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब स्वतंत्रता सेनानी और प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी जी को याद कर मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। ये रंगा रेड्डी जिले का नाम उनके नाम से ही रखा गया है और कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी जी के
परिवार से ही श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी आज आ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग उनको प्रचंड बहुमत से जिताइए। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव 2024 का चल रहा है, ये चुनाव दो खेमों में बटा हुआ। एक और एनडीए का खेमा है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और दूसरी ओर इंडी अलायंस है जो राहुल बाबा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अरे हंसिए मत भाई, राहुल जी बड़े नेता है हमारे, हंसिए मत। भाइयों बहनों, मगर ये दोनों गठबंधन किस प्रकार के, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके साथी, और दूसरी ओर 23 साल तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जिस पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एक और गर्मी थोड़ी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक में छुट्टी मनाने वाले राहुल गांधी, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद पर जवानों के साथ दीपावली मनाने वाला नरेंद्र मोदी है। एक और चांदी की चम्मच के साथ जन्मे हुए राहुल बाबा है, और दूसरी ओर गरीब चाय बेचने वाले के घर में जन्मे हुए हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं। एक और तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करने वाला ये इंडी अलायंस है, तो दूसरी ओर देश के लिए जान देने की बात करने वाला भारतीय जनता पार्टी है। इन दोनों के बीच में आपको तय करना है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब 1998 में आज के दिन ही भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर भारत को न्यूक्लियर ताकत बनाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, आज मैं यहां से रेवंत रेड्डी और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक अपनी हिम्मत नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक अब देश के लिए प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, आतंकवाद समाप्त करने वाला होना चाहिए या नहीं, देश के लिए होना चाहिए या नहीं। भाइयों बहनों, इन कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के कारण आतंकवाद को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को मूल समेत समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी। केवल वालों, मुझे सच बताना, मन से बताना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना, जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही,
मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने इन 5 साल में ही केसरी का भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, ये खड़गे जी को, राहुल बाबा को, प्रियंका को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देते, मगर वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? केवल वालों मालूम है इसको क्यों नहीं गए? नहीं है मालूम, मैं बताता हूं। वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, अपनी वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? मालूम है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? मजलिस की और उनकी वोट बैंक एक है। अरे राहुल बाबा, रेवंत गारू, आप डरते रहिए वो वोट बैंक से, हम नहीं डरते हैं नरेंद्र मोदी जी ने। न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, नया बनाने का काम किया, महाकाल लोक बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी फिर से सोने का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी कभी भी तेलंगाना का विकास नहीं। बीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों एक ही ठेले के चट्टे पट्टे। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से, हजारों की संख्या के माध्यम से तेलंगाना की जनता को कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस को हटाना चाहते हो तो बीआरएस नहीं हटा सकती। कांग्रेस को और मजलिस को केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी लगा सकती है। भाई, ये अफवाहें फैला, ये कह रहे हैं मोदी जी को 400 सीटें मिलेगी तो आरक्षण, रिजर्वेशन चला जाएगा। अरे भाई रेवंत गारू, काहे को झूठ बोल रहे हो? मोदी जी के पास इस देश की जनता ने 10 साल से पूर्ण बहुमत दिया है। हमने तो कभी रिजर्वेशन नहीं हटाया, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने ये माइनॉरिटी रिजर्वेशन के नाम से मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया है, उससे मेरे एससी, एसटी और ओबीसी भाइयों का रिजर्वेशन कटता है। रेवंत गारू, हिम्मत है तो तेलंगाना की जनता को बताओ, क्या आप मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करोगे क्या? उनको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? जोर से बोलो, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? वो नहीं बताएंगे, मगर मैं बता देता हूं, आप हमारे रेड्डी साहब को जिता दीजिए, इस मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, एक झूठ के आधार पर चुनाव जीतना चाहती, मेरे तेलंगाना के वीडियो को मॉर्फ किया गया, एडिट किया गया और मेरे झूठे वीडियो को प्रसारित किया। रेवंत जी गलत जगह पे हाथ डाल दिया। भले आदमी करते तो और किसी का करते, अब पुलिस इसकी जांच कर रही है, ये डर रहे। भाइयों बहनों, झूठ के आधार पर ये चुनाव जीतने वाले लोग हैं। जब तेलंगाना का सर्जन हुआ, तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था। पहले बीआरएस और फिर कांग्रेस पार्टी इस तेलंगाना को 80,000 करोड़ सालाना चुकाना पड़े, मतलब 16 लाख करोड़ का ऋण करने का काम इन्होंने किया है। जो तेलंगाना राज्य सरप्लस था, इसमें 16 लाख करोड़ का डेट बना दिया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, चेवल्ला वालों, ये 16 लाख करोड़ में से आपके गांव में कुछ आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है?
जोर से बोलो आया है। तो ये 16 लाख करोड़ कहां गया? जरा बोलो कहां गया? ये टीआरएस और कांग्रेस वाले तेलंगाना की जनता के 16 लाख करोड़ रुपया चाऊ कर गए। ये तो मोदी जी को धन्यवाद करिए रेवंत गारो कि एफआरबीएम एक्ट के तहत आपको विशेष छूट देकर 9,000 करोड़ रुपया दिया, वरना तेलंगाना की तनख्वाह भी न हो पाती। भाइयों बहनों, छोटे छोटे गांव को ये म्यूनिसिपालिटी बना रहे हैं और इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। ये रेवंत रेड्डी और राहुल बाबा दो इकट्ठा होकर आरआर टैक्स डाले। आरआर टैक्स का मतलब है रेवंत रेड्डी राहुल गांधी टैक्स, और तेलंगाना राज्य को कांग्रेस का एटीएम बना दिए हैं। तेलंगाना की जनता का पैसा। तो तेलंगाना से गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील तो की, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।